नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज एक नई शुरुआत की जा रही है संस्कृति आईएएस की तरफ से आईएएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए। दरअसल एक नया प्रोग्राम जिसके माध्यम से पूरे एक वर्ष की जो खबरें रही हैं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, हम उसे पूरा कवर कर रहे हैं। कवर करने का तरीका ये होगा कि हम प्रश्न के माध्यम से अपने टेक्स्ट पर अर्थात जो भी बातें हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो एक क्विक रिवीजन टाइप आप लोगों को यहाँ पर क्लास मिलेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और उन पर आधारित प्रश्न कौन से हैं। थोड़ा हमारा तरीका अलग रहेगा। पहले हम प्रश्न का पहला सेंटेंस देखेंगे, अर्थात उसमें क्या पूछा गया है, फिर उससे संबंधित व्याख्या देखेंगे और तब हम फिर क्वेश्चन पर आएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको पढ़ने के बाद हम अपने अगले पेज पर जाएंगे, इससे संबंधित पूरी व्याख्या देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ संदर्भ क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है। संदर्भ की बात कर लें, कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें। ठीक, दरअसल रोहिणी आयोग जस्टिस रोहिणी आयोग 2017 में ये गठित की गई थी। राष्ट्रपति ने इसका गठन किया था ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यकाल में इसकी वृद्धि किया है। कार्यकाल, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो स्वाभाविक है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि रोहिणी आयोग का गठन जो किया गया है इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह ओबीसी के उपवर्गीकरण, उपवर्गीकरण से संबंधित है। सवाल यह है कि उपवर्गीकरण किसको कहते हैं, यहां पर ध्यान रखना है। वर्गीकरण, दरअसल जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत ओबीसी में कुछ वो जातियां हैं जिन्हें हमेशा से लाभ मिलता आ रहा है और कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनकी पहचान करनी है। तो ये ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन किया जाता है। अब जितने भी आयोग रहे हैं वहां से आपसे पूछा जा सकता है तो कौन कौन से आयोग ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। तो पहला आयोग, फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं 1953 में कालेलकर आयोग, कालेलकर आयोग, इनका गठन हुआ था लेकिन इनके सुझावों को केंद्र सरकार ने माना नहीं था, आप कह सकते हैं लागू नहीं किया था। फिर सेकेंड की बात करें, सेकेंड 1979 में वीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उन्हें सरकार ने मान लिया और मानने के बाद इसे 1992 में लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत, इस 16(4) के तहत आप कह सकते हैं, इसका सब क्लॉज 16(4) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई। और जैसे ही 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस मामले को, इससे संबंधित बहुत सारे मामले दायर हुए थे, लेकिन
सब मिला करके इंदिरा साहनी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, भारत संघ। इसमें निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो व्यवस्था लागू की गई है 27% आरक्षण की, दरअसल वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने दो यहां पर बातें जोड़ी थी, उन्हें हमें ध्यान रखना है। एक तो यह कहा गया था क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया, और क्रीमी लेयर के साथ साथ यह भी कहा गया था कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहां महत्वपूर्ण बात एक ये भी हो जाता है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था किस पर लागू होती है। तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था के लिए अभी तक जो प्रावधान है वो ये बताता है कि 8 लाख रुपए आय होनी चाहिए, तो क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अगर पिता ए ग्रेड की जॉब में है तो उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, माता और पिता, माता प्लस पिता, ये दोनों मिलाकर के यदि बी ग्रेड की जॉब में है तो भी लाभ नहीं लिया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो क्रीमी लेयर की बात कही गई है, दरअसल यह माता पिता की रैंक पर आधारित है, रैंक पर लागू होता है, न कि उनकी आय पर। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 27% आरक्षण की व्यवस्था और 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें 27% व्यवस्था तो दे दी गई, लेकिन क्रीमी लेयर और 50% की सीमा को ये लागू किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि संविधान का संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले ये आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था के रूप में, निकाय के रूप में काम कर रहा था, और जैसे ही 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे दर्जा दिया गया, अर्थात अब राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया, और साथ ही साथ पहले जो स्थिति थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। देखने के बाद अब दोबारा आते हैं अपने प्रश्न पर और देख लेते हैं यहाँ जो हमने व्याख्या देखी उसके आधार पर हम क्या कुछ करने में सक्षम हैं। यहाँ देखें, अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला कथन, ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर सारी बातें सही हैं, लेकिन ये 330 बताया गया है, जबकि सही इसका है 340 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगली बात, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर जो कहा गया है ये 102वां संविधान संशोधन है, ठीक। तो इस आधार पर दोनों गलत है। अब ये पूछा गया है आपसे सही नहीं है, तो सही नहीं है तो आप लोगों को ध्यान रखना है सी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न किससे संबंधित है और क्या पूछा गया है। यहाँ पर वही मेथड हमारा रहेगा, अर्थात फोन टैपिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोन टैपिंग की व्याख्या हम देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं और फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, फोन टैपिंग से संबंधित बातें ये चर्चा में क्यों हैं? आप ऐसे कह सकते हैं चर्चा में क्यों, या संदर्भ आप कह सकते हैं, ठीक है। दरअसल एक आईपीएस अधिकारी जो 2019 में कुछ राजनेताओं के कॉल को इन्होंने टैप किया था, उससे संबंधित
बातों को लेकर के अब ये जांच के दायरे में है। सवाल ये है कि फ़ोन टैपिंग या उससे संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, कानूनी प्रावधान, कौन इसकी इजाज़त दे सकता है, और फ़ोन टैपिंग क्या हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है? तो बिल्कुल करता है। फ़ोन टैपिंग का मतलब ये है कि इंटरनेट आधारित संचार या फ़ोन की निगरानी करना। किसके द्वारा? आप यहाँ पर कह सकते हैं निगरानी करना। तो इंटरनेट आधारित जो संचार है, आधारित संचार, इंटरनेट आधारित संचार की बात की जा रही है या फिर कॉल रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है? कॉल रिकॉर्ड करना। अब अगर कोई तीसरा पक्ष ये करता है, तीसरा पक्ष मतलब आप कहेंगे तीसरा पक्ष कौन? तो ये दो सोना बाबू हैं, आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति यहां पर इन दोनों की बातें सुन रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर समस्या यहीं पर हो जाती है। दोनों के निजता का अधिकार है और निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो कॉल रिकॉर्ड करने की बात है, ये किस आधार पर किया जा सकता है, या फोन टैपिंग की बात करें वो किस आधार पर, यहाँ पर टैपिंग की बात कही गई है तो टैपिंग को ही हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ बातें हैं जैसे टैपिंग का आधार क्या होगा? एक तो यदि हमारी संप्रभुता की बात कर लें, संप्रभुता को खतरा हो कि ये सोना बाबू दरअसल नहीं है, ये कोई और हैं और हमारी देश की सुरक्षा को, संप्रभुता को और जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसको चोट पहुंचा सकते हैं, इस आधार पर किया जा सकता है। तो संप्रभुता, सुरक्षा अर्थात राष्ट्र की सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था। यहां पर मैत्री संबंध कर लीजिए, विदेशों के साथ या दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंध यदि प्रभावित होता है तो उस आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। तो ये फोन टैपिंग के आधार हैं। आधार के साथ साथ अब ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन ये फोन टैप कर सकता है। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य अधिकार किसके पास है? अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। विषय किसका है? तो यह केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, केंद्रीय सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो दोनों को अधिकार है। अब किस आधार पर किया जा सकता है? तो आधार की बात करें तो भारतीय तार अधिनियम 1885 के आधार पर यह शक्ति मिलती है कि वो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। भारतीय तार अधिनियम 1885, इसमें संशोधन किया गया था और संशोधन करके 2007 अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि कौन कौन व्यक्ति इस कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए लिखित में दे सकता है। तो यहां जो बातें बताई गई हैं, आदेश देने की, कौन कौन आदेश दे सकता है? एक सचिव की बात है, सचिव कॉल रिकॉर्ड करने के लिए लिखित में आदेश दे सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय दे सकता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। इसके अलावा राज्य समकक्ष अधिकारी भी
कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन ये लिखित में देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। निजता का अधिकार सोना बाबू को है ही, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इससे संबंधित बातों को समझने के बाद अब आ जाते हैं दोबारा अपने प्रश्न पर और देख लेते हैं क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं, किस आधार पर हम इसे हल कर सकते हैं। तो फोन टैपिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को फोन टैप करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टैपिंग के आदेश केवल सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय या उसके राज्य समकक्ष लिखित रूप में जारी कर सकते हैं, दे सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। फोन टैपिंग राज्य सूची का विषय है, मैंने बताया कि यह केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, तो यह आपका गलत है। अनुच्छेद 19 में निजता का अधिकार है, 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, न कि निजता की। 21 में दिया गया है। यहां पर आपसे सत्य कथन पूछा गया है, तो केवल 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 के आधार पर आप ए को सही करेंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अब कौन कौन सी एजेंसियां हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि कुल 10 एजेंसियां हैं जिन्हें फोन टैप करने का अधिकार है। तो इसमें ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी RNW की बात की जा रही है, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त, इन सबको कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकार है, इनको अधिकार दिया जा सकता है। ठीक है, राइट टू बी फॉरगेटन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर भूल जाने के अधिकार की बात की जा रही है, भूल जाना। अब यहां भूल जाना उसको भूलने वाली बात नहीं है, यहां पर बात ये की जा रही है कि अगर सोशल मीडिया पर या आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म की बात करें, वहां पर आपसे संबंधित कोई जानकारी दी गई है, अब वो जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका अधिकार कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट इस पर डिसीजन दे सकता है। सवाल ये है कि राइट टू फॉरगेटन की जो हम बात कर रहे हैं, फॉरगॉटन या फॉरगेटन की, ये चर्चा में क्यों रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जोड़े ने याचिका दायर की थी और उसके याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री, अब यहां पर इसको स्किप कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री इंटरनेट और सर्च इंजन से इससे संबंधित, मतलब जो जोड़ा गया था, कपल गया था, सभी जानकारियों को हटा दिया जाए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये आपका संदर्भ क्या हो गया? संदर्भ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया एक जोड़े से संबंधित जो जानकारी थी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की भी बात हुई है, उसके पास जो डिटेल है वहां से भी। अब जो राइट टू बी फॉरगेटन की बात की जा रही है, ये कहां कहां से हटाया जाएगा? तो जितने भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों को मैंने बताया है। अगली बात, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति फ्रांस के न्यायशास्त्र से होती है, फ्रांस के न्यायशास्त्र से। और वहां पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि राइट टू ऑब्लेवियन, राइट टू ऑब्लिवियन अर्थात विस्मरण आप कह सकते हैं, भूल जाने का अधिकार आप कह सकते हैं। लेकिन जो वहां पर दिया गया, यह पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। ध्यान रखना है कि यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। अर्थात आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप इसको हटा ही दीजिए। क्यों? अगर मान लेते हैं कोई ऐसा मामला है, जैसे केशवानंद भारती वाला मामला है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब ऐसा नहीं किया कहा जा सकता कि इसे हटा दिया जाए, क्योंकि यह सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दा है, इसको नहीं हटाया जा सकता। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि ये भारत में इससे संबंधित कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में कोई कानून नहीं है, कानून नहीं है। यूरोपीय संघ ने पहली बार इसे एक कानूनी दर्जे के रूप में, एक वैधानिक दर्जे के रूप में दिया था। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि पुट्टुस्वामी या पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी केस आया था 2017 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था जो राइट टू फॉरगेटन है, दरअसल यह निजता के अधिकार से संबंधित है या जीवन के अधिकार में यह शामिल है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि के.एस. पुट्टास्वामी में जो अधिकार की बात की गई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहरहाल भारत में इससे संबंधित कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जिसके आधार पर आप दावा कर सकते हैं कि इस जानकारी को हटा दिया जाए। अब इन बातों को समझने के बाद यहां पर आ जाते हैं और इसको समझ लेते हैं। यहां पर आपसे सत्य पूछा गया है, तो राइट टू बी फॉरगेटन से तात्पर्य इंटरनेट खोज, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी भी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को हटाने के अधिकार से है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे सर्वप्रथम यूरोपीय संघ के निर्देश पर एक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। बिल्कुल सही बात है, पहले ही हमने बात कर लिया। भारत में RTBF के मुद्दे से निपटने के लिए कानून उपलब्ध है। दरअसल भारत में इससे निपटने के लिए या जिसके आधार पर आप दावा कर सकते हैं कोई भी कानून मौजूद नहीं है। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा? सही ए विकल्प होगा, क्योंकि दोनों के सही की बात की जा रही है, आपसे सत्य पूछा गया है। अगली बात देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चूंकि हमारे पास यहां पर कोई डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है इसलिए अब हमें इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो UAPA अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची में जोड़ा गया है। ठीक है। UAPA 1967 के अंतर्गत गतिविधियों की जांच उप निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। अब ये जो आपसे पूछा गया है और सत्य पूछा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए इस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें शामिल है। तो UAPA ये क्या है? सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि ये चर्चा में क्यों रहा है। दरअसल केंद्र सरकार, जिसे आधिकारिक रूप से संघीय सरकार कहा जाता है, संघीय सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। ठीक है, तो संगठन का नाम आप लोगों को याद रखना है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। गैर कानूनी घोषित किया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अब घोषित करने के साथ साथ सवाल यह है कि UAPA क्या है? एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। गैर कानूनी, जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि गैर कानूनी गतिविधि की बात की जा रही है। सरकार ने 1967 के कानून के तहत, हालांकि 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया है, इससे पहले भी कई बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, लेकिन 2019 वाला महत्वपूर्ण है। जो पहला स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा था कि 2019 में UAPA परमाणु गतिविधियों की देखभाल या उनका दमन करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 है उसकी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखें। एक तो 2019 में संशोधन किया गया जो परमाणु गतिविधि, ठीक है, परमाणु गतिविधि
गतिविधियां, इस पर रोक लगाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005, इसको सूची 2 में शामिल किया गया है ताकि बेहतर तरीके से जो परमाणु गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, इससे संबंधित गतिविधियों का निपटारा किया जा सके, समाधान किया जा सके। अब सवाल ये है कि यूएपीए किन उद्देश्यों के लिए लाया गया। तो उद्देश्यों की बात करें तो गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लाया गया। इसका आधार क्या है या कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल हैं? तो इसकी गतिविधियों में सबसे पहले कि भारत के किसी भी भूभाग या क्षेत्र पर अगर अधिकार करने की कोशिश की जाती है, भारत की संप्रभुता का अगर खंडन किया जाता है या संप्रभुता को चोट पहुंचाई जाती है, हमारी जो एकता है अर्थात अखंडता की बात करें, अखंडता के अधिकार को यदि बाधित किया जाता है या अखंडता को बाधित किया जाता है तो इस आधार पर यह लगाया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखें, भारत का भूभाग एक तो ये बात है, दूसरी बात यहां पर संप्रभुता और तीसरी बात अखंडता। इस आधार पर यूएपीए लगाया जा सकता है। अब 2019 में जो संशोधन हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जांच करने का अधिकार किसको है। ठीक बात है, ये तो हमने समझ लिया कि ऐसी गतिविधियां होती हैं तो फिर उस पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? तो ये कहा गया है डीएसपी या एसीपी रैंक का अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ही इससे संबंधित गतिविधियों की जांच कर सकता है। तो इन बातों को समझने के बाद पुनः अपने क्वेश्चन पर आते हैं और ये देख लें ये क्या कहा गया है। यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची में जोड़ा गया है। बिल्कुल सही बात है। यूएपीए 1967 के अंतर्गत गतिविधियों की जांच उप निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। तो यहां पर अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन कर सकता है। ये जो कहा गया है उप निरीक्षक, दरअसल डीएसपी और एसीपी ये कर सकते हैं या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी कर सकते हैं। इसलिए अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना सही उत्तर चुनेंगे, दूसरा आपका गलत होगा, पहला आपका सही होगा। तो यहां पर एक ही बात की जा रही है। यहां तक बातें समझने के बाद अब आते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बातें शामिल हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां आप लोगों को पहले ही दे दिया गया है, बता दिया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात की जा रही है, ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है। तो जब ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है तो इससे संबंधित सभी बातों को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम दोबारा क्वेश्चन पर आएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में क्यों? तो यहां ध्यान रखेंगे, संविधान का 103वां संशोधन किया गया था और उस 103वें संविधान संशोधन 2019 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था उस संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और बरकरार रखने के बाद ये खबर दोबारा से न्यूज में आ गई। स्वाभाविक सी बात है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की बात की जा रही है। ध्यान यह भी रखना है कि संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सब के बारे में एक बार समझ लेते हैं। यह संशोधन जो किया गया था
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण। ठीक, इसके तहत व्यवस्था किया गया। तो सभी शिक्षण संस्थानों की बात है, लेकिन इसका अपवाद भी है। जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और संचालित जो शिक्षण संस्थान है वहां पर यह लागू नहीं होता। और ये जो व्यवस्था दी गई, यह व्यवस्था आयोग, आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग की सिफारिश पर यह लागू किया गया था, तो सिंघो आयोग, इन्होंने सिफारिश दिया था, उसके आधार पर यह लागू किया गया था। कहां पर यह लागू होगा, तो यह व्यवस्था केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों में लागू होगी, लेकिन राज्यों को इसमें कुछ छूट दी गई है कि वो चाहें तो इससे संबंधित व्यवस्था कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लागू करने के लिए हमने जो महत्वपूर्ण बात थी उसको हमने देख लिया। साथ ही साथ एक और जरूरी चीज ये है कि इसमें कौन व्यक्ति पात्र होंगे, कौन पात्र नहीं होंगे। तो अगर हम इनके पात्रता की बात कर लें तो यहीं पर पात्र नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात, अगर 8 लाख रुपए से अधिक आय है तो इस व्यवस्था का लाभ नहीं लिया जा सकता। अगर 1000 स्क्वायर फीट आपके पास, ठीक है, आवासीय भूमि है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। अगर 100 वर्ग गज, ठीक है, यहां पर नगर पालिका की बात की जा रही है, नगर पालिका वहां पर है। साथ ही साथ यहां यह भी बताया गया है कि अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अन्य क्षेत्र, तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही साथ अगर आप सार्वजनिक सेवाओं में हैं तो भी इसका लाभ नहीं लिया जा सकता। इससे संबंधित हमने लगभग सभी बातों को देख लिया, समझ लिया कि किन किन आधारों पर यह लागू हो रहा है, किन किन आधारों पर यह लागू नहीं हो रहा है। एक और यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही थी और जिसको लेकर के लगातार बातें की जा रही थी कि जो इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी 1992 इसमें 27% की सीमा की बात कही गई थी कि 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ओबीसी के लिए बात कही गई थी, ठीक है, एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान है, और क्रीमी लेयर की बात कही गई थी, क्रीमी लेयर। तो 2-3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। 27% की जो व्यवस्था है और क्रीमी लेयर की व्यवस्था, तो मुख्य बात यह है कि ये जो 27% की व्यवस्था दी गई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह इस पर लागू नहीं होता है। और यह कहा गया है ये ओबीसी के लिए जो दिया गया है ये उससे अलग है। इस आधार पर 10% की जो व्यवस्था की गई है ये ठीक है, ये गलत नहीं है। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, आवासीय भूमि के साथ साथ एक और प्रावधान इसमें जोड़ा गया था कि अगर आपके पास 5 एकड़ भूखंड है, 5 एकड़, ठीक है, तो भी आप इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहां एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि परिवार की सकल आय जो 8 लाख रुपए बताया गया है, सकल आय, परिवार की सकल आय
8 लाख रुपए बताई गई है सकल आय। ये महत्वपूर्ण है। अब यहां एक और जो आपको क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है वो ये है, आय के स्रोत में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो आय के स्रोत में जैसे वेतन या फिर कृषि आप बात कर सकते हैं, कृषि के अलावा व्यवसाय, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। आय के स्रोत वेतन हो सकता है, कृषि हो सकती है, और इसके साथ साथ व्यवसाय, इन सबको शामिल किया गया है कि इन स्रोतों से अगर इनकम होती है, या कोई पेशा भी, इसमें पेशा शब्द इस्तेमाल किया गया है, अगर कोई पेशा आप अपना रहे हैं या उसमें शामिल हैं, संलग्न हैं, तो उससे संबंधित आय भी इसमें शामिल की जाएगी। अब इन आधारों को समझने के बाद, अर्थात इसकी व्याख्या समझने के बाद, एक बार दोबारा हम प्रश्न पर चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं इसमें। इसे सिंघू आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। एक तो ये बात है। तीसरी बात क्या कह रहा है, यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार को EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगली बात, भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहां पर सभी का मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित किया जा रहा है वो भी इसमें शामिल हो गया, जबकि हमने पहले ही देख लिया कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो स्थापित और संचालित शैक्षणिक संस्थान है वहां पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो इस आधार पर जो आपका सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा और चौथा ये सही नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, इसलिए आपके कमेंट जरूरी हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।